सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की इस कक्षा में। हिंदी की इस कक्षा में आज हम 5वें और 6ठे पाठ का पठन करेंगे और उनके प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे। आपका यह 5वां पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए है, आप इसे केवल पठन करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो यह पाठ सीखो, इसका शीर्षक है। यह एक कविता है। इसमें तुम्हें बहुत सारी बातों को सिखाया गया है। आप लोगों की उम्र सीखने की होती है। आप जितना अधिक सीखेंगे आपके आने वाले जीवन में उतना ही अधिक वे काम आएंगे। मैं इसका पठन करूंगी, फिर इसका भावार्थ मैं समझाऊंगी। आप सब ध्यान से सुने। शीर्षक है सीखो। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो। कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो। अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरव गिरी पर चढ़ना सीखो। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित्र समुज्वल गढ़ना सीखो। मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर दुख सुख सहना सीखो। स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो। जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो। सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। इस कविता के कवि हैं विनोद चंद्र पांडेय। उनकी लिखी हुई यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है, उत्तम उत्कृष्ट हम इसे कह सकते हैं। तो पहला जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, सदा परिश्रम करना सीखो। जीवन तुम्हारा जितना भी लंबा है छोटा है, जीवन के हर चरण में हर मोड़ पर तुम्हें क्या करना है? परिश्रम को अपना उद्देश्य बनाना है, अपने जीवन का एक आधार बनाना है, रास्ता बनाना है। हमेशा परिश्रम करते रहो। मातृभूमि हित मरना सीखो। मातृभूमि मतलब हमारी जन्मभूमि, हमारा देश हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दूसरे देश तुम्हें कितने भी लुभाएं, वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। हमारा देश अपना होता है, अपना देश हर किसी का अपना ही होता है। तो अपने देश के हित के लिए, हित मतलब उसकी भलाई के लिए, उसके भले कामों को करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कभी न दुख में डरना सीखो। जितने भी दुख विपत्ति तुम्हारी ज़िंदगी में आए, कभी उनसे मत डरो। जहाँ डरोगे तुम उनसे हार जाओगे। नहीं डरोगे, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ देगी और तुम उस विपत्ति से बाहर निकल ही आओगे। कष्ट सभी का हरना सीखो। अपने दुख से तो घबराना नहीं ही है, तुम्हें दूसरों का भी कष्ट हरना है। जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, उनके कष्ट को, उनके दुख को तुम्हें क्या करना है? हर लेना है, मतलब कम कर देना है, उनके दुख को दूर कर देना है। अपने पथ पर बढ़ना सीखो। तुम्हें क्या करना है? जीवन एक रास्ता है, एक यात्रा है और हमें इस रास्ते पर चलना ही पड़ता है। अपने पथ पर तुम्हें क्या करना है? बढ़ते जाना है। पीछे पलट कर नहीं देखना है कि मैंने क्या किया, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया। नहीं, तुम्हें क्या करना है? अपने पथ पर बढ़ते चले जाना है। जीवन एक यात्रा है और तुम्हें हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते रहनी है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। गौरव गिरी पर चढ़ना सीखो। ऐसे काम करना है जिससे तुम्हें गौरव मिले, लोग तुम्हें तुम्हारे कामों के लिए जाने। गौरव गिरी का मतलब होता है, गिरी का मतलब होता है पहाड़। तो गौरव के पहाड़ पर मतलब गौरव की ऊंचाई पर तुम्हें चढ़ते जाना है, गौरव प्राप्त करना है। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो। पुस्तक बहुत मायने रखते हैं, बहुत अर्थपूर्ण होते हैं। उन्हें पढ़कर हम बहुत महान लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। इसलिए अच्छी पुस्तक ज़रूर पढ़ो। चरित्र समुज्वल गढ़ना सीखो। तुम्हारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए, जिसमें कोई दाग नहीं हो, कहीं भी कोई गंदगी नहीं हो। इस तरह से अपने चरित्र को बनाना है कि लोग तुम्हारा उदाहरण दे, देखो उसके जैसे बनो। अगली पंक्ति है, मीठी बातें कहना सीखो। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसे अपशब्द बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, जिससे सामने वाले को क्या होता है? तकलीफ पहुंचती है, दुख पहुंचता है। तो हमेशा हमें क्या करना है? मीठी बातें बोलनी है, जिससे सब हमारी बातों को सुनकर अच्छा महसूस करें, आनंद महसूस करें। हंसकर दुख सुख सहना सीखो। दुख में भी हंसना है, सुख में भी हंसना है। दोनों को एक जैसा समझना है। ये नहीं कि दुख के आने पर रोने लगे और सुख के आने पर एकदम हंसने लगे बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे। तो इस तरह से नहीं करना है। स्नेह सिंधु में बहना सीखो। स्नेह सिंधु का मतलब होता है, सिंधु का मतलब होता है समुद्र। प्रेम भरे समुद्र में मतलब सबके साथ प्रेम से रहना है। हर किसी के साथ, इंसानों, जानवरों, हर किसी के साथ तुम्हारा व्यवहार प्रेम भरा होना चाहिए। मेल जोल से रहना सीखो। सबके साथ मिलकर रहना है, किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, सबके साथ मिलकर रहना है।
जननी की जय गाना सीखो, अपनी माता और मातृभूमि का हमेशा क्या करना है, आदर करना है। जग को राह दिखाना सीखो, ऐसे काम करो कि दुनिया तुम्हारे बताए रास्ते पर चलना चाहे। सच्चाई अपनाना सीखो, झूठ हम बोलकर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते, झूठ नहीं चलता है, झूठ के पाँव नहीं होते से मुहावरा है। तो सच्चाई हमें अपनाना है, निडर बनते हैं, अगर सच सच बोलते हैं तो हम निडर बनते हैं, भय नहीं रहता हमें। प्रभु को शीश झुकाना सीखो, ईश्वर को शीश झुकाना है। तो इस तरह से यह कविता समाप्त हुई। अब हम चलेंगे अगले पाठ की ओर, अनोखा वरदान। ये भी एक कहानी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही रुचिकर। इस कहानी में तुम देखोगे कि किस प्रकार कुछ नौजवानों ने बिना यह जाने कि मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति राजा है, उसके प्राण रक्षा करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम वरदान मांगो बदले में, तो एक नौजवान ऐसा वरदान मांगता है जिससे उसे दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं। तो कौन सा वरदान था ये और किस तरह उसने मांगा, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। मैं इसका पहले पठन करती हूँ। विजय सिंह नाम का एक राजा था, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था, मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी, उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले आ रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सख्ती में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान भट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका ना कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी तरह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया।
5वें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना ज़रूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी से इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। लेखक मनोज दास की लिखी हुई यह कहानी किसी एक व्यक्ति की चतुराई और बहादुरी की कहानी है कि किस प्रकार उस छठे नौजवान ने बाकी पांचों व्यक्तियों द्वारा मांगी गई इच्छा के बदले सिर्फ एक इच्छा मांगी और उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई। तो इस कहानी में हम पहली पंक्ति की ओर जाएंगे। पहली राजा के बारे में बताया गया है कि वह राजा क्या था, बहुत ही अच्छा था, प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और भेष बदलकर उनके हाल चाल का पता लगाता था। भेष बदलना मतलब अपने रूप को बदल लेना ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। मामूली कपड़े पहनता था, राजसी वस्त्र नहीं पहनकर जाता था और वो इस तरह से जा रहा था। तभी क्या हुआ, बरसात का मौसम था, तूफानी रात थी। राजा जा रहा था तभी वर्षा होने लगी और वह बिल्कुल भीग गया। उसने अपने भीगने की चिंता नहीं की थी और अंधेरे की भी उसको परवाह नहीं थी। राजा बहुत ही वीर और नेक था, धीमे धीमे और सावधानी से चल रहा था। लेकिन कुछ डाकू भी क्या कर रहे थे, उसके चुपके चुपके उसके पीछे चले आ रहे थे और सोच रहे थे कि राजा के शानदार घोड़े पर हम लोग हाथ साफ कर लें। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, चुरा लेना। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। एक बार तो वो सकते में आ गए, मतलब सकपका गए, डर गए, घबरा गए। लेकिन फिर अपनी घबराहट उन्होंने तुरंत दूर कर ली, बच निकलने की तरकीब सोचने लगे। तभी क्या हुआ, घोड़े का खुर, घोड़े का जो पैर था वह पैर का निचला हिस्सा सड़क के गड्ढे में फंस गया। तो घोड़ा क्या होगा, फंस गया तो वो निकालने की कोशिश करने लगा होगा और आगे बढ़ नहीं पा रहा होगा। फिर क्या हुआ, डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि 6 नौजवान वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी मुसीबत में है तो डाकू पर हमला कर देते हैं। पीछे से हमला होता है तो डाकू संभल नहीं पाते, उनका ध्यान बढ़ जाता है और राजा बच निकलता है। पीछे पीछे राजा के अंगरक्षक भी रहते थे। उतनी देर में वे लोग भी पहुंच गए और डाकू को बंदी बना लिए। राजा नवयुवकों से बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वे नवयुवक यह नहीं जानते थे कि वे क्या हैं, राजा हैं। और बिना जाने, राजा सोचकर तो बहुत लोग मदद करने की सोचेंगे कि शायद कुछ इनाम मिल जाए, पर उन नौजवानों के मन में ये बात नहीं थी। वे लोग बस एक मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। इस बात को राजा समझ गए और बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ महल तक चलो।
जब भोर हुई, सुबह हुई, तो घटना की खबर सबको लग गई और प्रजा बहुत खुश हुई कि डाकू से हमारे राजा बच निकले। और परिवार के लोग, मंत्री, दरबारी, सब ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। फिर क्या हुआ, जब दरबार लगी तो राजा ने नौजवानों को अपने सिंहासन से उतरकर गले से लगाया और कहा कि तुम जो मांगना चाहो मांगो, मेरे बस के बाहर ना हुआ। अगर मैं कर सका, जितनी भी एक राजा की हैसियत होती है, एक शक्ति होती है, उसके अनुसार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। जो सबसे बड़ा था, राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी लालसा थी, मेरी इच्छा थी बड़े दिनों से कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, तो उसे अच्छा सा मकान चाहिए था। राजा ने एकदम उसके लिए आलिशान भवन बनवा दिया। दूसरा नौजवान पद में तरक्की चाहता था, ऊंचा पद चाहता था, तो उसको राज्य में दरबारी नियुक्त कर दिया गया। तीसरे नवयुवक ने कहा कि उसके गांव और नगर के बीच में सड़क नहीं है, तो लोग जब शहर आते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, उन्हें बड़े कष्ट होते हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरे गांव से शहर के बीच में एक सड़क बना दीजिए। फिर सड़क बन गई। अब चौथे नौजवान ने थोड़ा वो शर्माया और बोला कि आप तो मेरे पिता समान हैं, मुझे क्या चाहिए, एक सुंदर पत्नी चाहिए। तो राज दरबार में जो विदूषक थे, वहाँ पे विदूषक होते हैं जो दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे का मनोरंजन करते हैं अपनी बातों से। तो वो जो विदूषक थे, उनकी एक सुंदर कन्या थी, बेटी थी। तो राजा ने जब विदूषक से इस बारे में पूछा कि क्या आप अपनी पुत्री का विवाह इस नवयुवक से करेंगे, तो वे खुशी से तैयार हो गए और इस तरह से उस नवयुवक की इच्छा भी पूरी हो गई। पाँचवें ने धन मांगा, उसे बोरे में एकदम सोना भर कर दिया गया। अब छठे ने क्या कहा, उसने बड़ा अनोखा वरदान मांगा। उसने कहा कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए, मेहमान बनकर आए। बड़े हैरान हुए सब, ये कौन सा वरदान है। सब ने अपने लिए धन मांगा, पद मांगे, घर मांगा, और ये क्या मांग रहा है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। पर राजा ने तो कह दिया था कि मैं तुम सबकी इच्छा पूरी करूँगा। सो उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। अब विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी कि भाई राजा जब नौजवान के घर जाएंगे तो वहाँ प्रबंध भी तो होना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। उसके साथ सेवक जाएंगे, घोड़े जाएंगे, तो अब उसके लिए सड़क बनाना ज़रूरी हो गया। देखो, एक नवयुवक ने मांगा था सड़क बनाना, सड़क बन गया उसके लिए। अब था छोटे से मकान में वह कैसे काटेंगे रात दिन, तो उसके लिए एक महल खड़ा कराया गया जो एक और नौजवान ने मांगा था। अब मामूली सी आमदनी में वह इतने बड़े महल की देखरेख करेगा तो करेगा कैसे। उसके संगी साथी भी होंगे, महाराज भी होंगे, तो उसको बहुत सारा धन दिया गया। धन की इच्छा पूरी हो गई। अब यह प्रथा थी, एक रीति रिवाज था, एक परंपरा थी कि राज दरबारी सिर्फ उसी का अतिथि बन सकता है जो राजा राज दरबारी का ही अतिथि बनेगा। तो उसको क्या करनी पड़ी, राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जैसे राजकुमार का होता है। अब एक और बात बाकी थी, उस राज्य में यह नियम था कि राजा अतिथि बनेगा तो उस घर की जो गृहिणी है, वहाँ जो उसकी पत्नी होगी, उसे राजा के मिजाज का भी तो पता होना चाहिए कि राजा को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे उसका स्वागत होना चाहिए। तो यह बात राजकुमारी के अलावा से ज़्यादा कौन जान सकता था। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी और इस प्रकार चतुर नौजवान ने सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। तो इस प्रकार से बताया गया है कि समझदारी और बुद्धिमानी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, पाते भी हैं। जो समझदार लोग होते हैं, चतुर होते हैं, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, राजा भेष बदल कर क्यों घूमता था। तुमने कहानी में पढ़ा, राजा बहुत नेक और अच्छा था, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा का हालचाल जानने के लिए वह भेष बदल कर उनके बीच जाता था। राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया। राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद करने के लिए उन्हें अपने महल आमंत्रित किया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपने महल आमंत्रित किया, सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और अपना मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। तीसरे नवयुवक ने राजा से मांगा कि उसके गांव और शहर के बीच में एक सड़क बनवा दी जाए जिससे उसके गांव वाले आसानी से शहर की ओर जा सकें। छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी इच्छा रखी। छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी अनोखी इच्छा रखी कि
जब तक वह और राजा जीवित रहें, वर्ष में एक बार राजा उनके यहाँ अतिथि बनकर आए। उसके बाद हम चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न तुम्हारा होमवर्क है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की तुम्हें पूर्ति कर देनी है। फिर हम चलेंगे 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न, कहानी में जो जो घटना घटित हुई तो क्रम से तुम्हें यहाँ पे नंबर लिखने हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई वहाँ पे 1 लिखोगे, उसके बाद वाली घटना पे 2 लिखोगे, फिर उसके बाद वाली घटना पे 3 लिखोगे। तो ये अभी तुम्हारा होमवर्क है, बड़ी आसानी से तुम कर सकते हो। पहले पाठ का तुम बड़े अच्छे से पठन करोगे, उसके बाद ही तुम प्रश्नोत्तर करोगे। अगला है बातचीत के लिए राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक क्यों चलते हैं। ऐसे प्रश्नों को जब एग्जाम में नहीं आएंगे इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है, प्रश्न बोलने हैं और उसके उत्तर भी बोलने हैं। मैंने पहले भी बताया है, भाषा को बोलकर सीख सकते हो, नहीं बोलोगे भाषा को, किसी भी भाषा को दुनिया में नहीं सीखोगे। राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक चलते थे ताकि अगर राजा किसी मुसीबत में पड़ जाए तो आकर उसकी रक्षा कर सके। राजा को 6ठे नौजवान को दरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी, क्योंकि उस राज्य में प्रथा थी कि राजा सिर्फ राज दरबारी के यहाँ ही अतिथि बन सकता है। यदि राजा आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगोगे और क्यों, इसके जवाब भी तुम ढूंढोगे। अगला है अनुमान करने के लिए कहा गया है। यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता, तुम्हें इमेजिन करना है। तुम बहुत तरह से इमेजिन कर सकते हो क्या क्या हो सकता है, तो इसके उत्तर भी तुम बोलोगे। अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता, कहानी में क्या चेंजेस आते, क्या किस तरह से बदलता। अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा किए बिना ही वहाँ से गुजर जाते, भाग जाते, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। कहानी को तुम लंबा एकदम बना सकते हो, खुद से सोचकर कहानी लिख सकते हो। तो कहानी तुम्हारी क्या होगी, बिल्कुल बदल जाएगी। अब पाठ में से कोई 6 क्रिया शब्द छांटना। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होता है काम करने वाले शब्द को। तो जैसे जाना, और अगर हम यहाँ देखेंगे पाठ में से अगर हम, तो यहाँ तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्रिया शब्द हैं। यहीं पर हम देखेंगे लिया क्रिया है, दिया क्रिया है ना, समझा क्रिया है, बनाना क्रिया है, कहना क्रिया है। तो हर वाक्य में तुम्हें क्रिया शब्द मिलेंगे। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। रंक, राजा, अंदर, बाहर, अस्वीकार, स्वीकार, विद्वान, मूर्ख। शब्दकोश के क्रमानुसार तुम्हें क्या करने हैं, क्रम देने हैं। शब्दकोश जैसे इंग्लिश में क्या करते हो, डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, उसी तरह से हम हिंदी में भी डिक्शनरी होती है, उसे शब्दकोश कहते हैं। तो कौन सा शब्द, जैसे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के शब्द लिखे रहते हैं, हिंदी में भी अ से लेकर ज्ञ तक के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ और यहाँ दोनों में अ है, लेकिन हम इसे पहले नंबर पे रखेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को पहले रखा जाता है, फिर इसे हम 2 नंबर लिखेंगे। तीसरा हम इसे देंगे, चौथा यह है, उसके बाद यह हुआ 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। इस तरह से शब्दकोश के हम क्रम से शब्दों को सजाएंगे। तो ये भी तुम अपनी बुक पे लिखोगे। अगला है जीवन मूल्य। बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जीवन मूल्य के प्रश्न, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। जीवन मूल्य ही वे चीज़ हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। प्रश्न पूछा क्या है, एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, कैसे। तो क्या कहेंगे, नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना बिल्कुल ठीक था। मुसीबत में फंसे आदमी की मदद कर हम अपने साहस और अपनी निडरता का परिचय देते हैं। मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करने के बाद ही हम यह आशा कर सकते हैं कि जब हम भी किसी मुसीबत में हो तब कोई हमारी मदद करे। और इस प्रकार, और हमने देखा कि कहानी में उन नौजवानों को अपने अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिला। यह क्या है, एक नियम है प्रकृति का। तो हम भी इस तरह से अच्छे कामों के द्वारा ही अच्छे बातों की उम्मीद अपने जीवन में कर सकते हैं। मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, तो बहुत सारे लोग मुसीबत में होते हैं। तो जब कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले हमें उन्हें धीरज बंधाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए,
उन्हें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि वे मुसीबत से घबराएं नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से जितनी हम उसकी मदद कर सकते हैं हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ करने के लिए विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ोगे और कोई कहानी जब कक्षा में तुम सुनाओगे भी, और कहानी का मंचन भी क्लास में करने के लिए कहा गया, इसे हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से भाषा माधुरी के ज्ञान सागर के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम चलते हैं अभ्यास सागर के प्रश्नों की ओर। यह है अभ्यास सागर के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीखो कविता में से आपने सीखो कविता में क्या क्या सीखा उसे डायरी के रूप में लिखना है। डायरी लेखन कैसे करते हैं? डायरी उसे कहते हैं जो हम अपने दिन भर की जो घटनाएं हमारे साथ घटती, जो काम हम करते हैं, उन्हें हम रात्रि के समय में डायरी में लिखते हैं। पहले डेट डालते हैं, समय भी डाला जाता है, उसके बाद तुम प्रिय डायरी ऐसे करके लिखोगे, उसके बाद नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे? आज मैंने एक बड़ी ही अच्छी कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था सीखो। इस कविता में मैंने बहुत सारी अच्छी बातों को सीखा। मैंने सीखा कि किस प्रकार अच्छी बातों को सीखकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले सीखा कि हमें अपनी मातृभूमि के हित के लिए काम करने चाहिए, सबके साथ मीठी बातें बोलनी चाहिए, गौरव गिरी पर चढ़ना चाहिए, अपने अच्छे कामों से गौरव प्राप्त करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपना चरित्र उज्ज्वल बनाना चाहिए और एक उदाहरण बनना चाहिए संसार के सामने, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए और जितने भी जीवन में सुख और दुख आए सबको हंसकर सहना चाहिए। इस तरह की बातें तुम डायरी में यहाँ पे लिखोगे। इस सारे के PDF आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है अनोखा वरदान पाठ से। इस पाठ के संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले ऊपर कुछ वाक्य लिखे गए हैं और तुम्हें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो अनुच्छेद है इसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के पश्चात हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। राजा कैसा था? राजा कैसा था? नेक दिल। कपड़े कैसे थे? मामूली। जनता कैसी थी? साधारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, घोड़ा कैसा था? शानदार। तो यहाँ पे हम इनके उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यह व्याकरण के किस भाग की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हमने पहले विशेषण पढ़ लिया है। विशेषण के वीडियो मैंने भेजे थे, तुम लोगों ने देखे, अपनी कॉपी पर तुमने लिखा भी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे समझाया गया है राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं। तो ये क्या है? संज्ञा है। राजा नाम है, कपड़े भी किसी चीज़ का नाम है, जनता भी और घोड़ा भी, सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, राजा कैसा था? नेक दिल। कपड़े साधारण, कपड़े मामूली, जनता साधारण, घोड़ा शानदार। तो ये सारे जो शब्द थे वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसका मतलब क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब तुम्हें अगले प्रश्न में क्या करना है? विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। राधिका के बाल लंबे हैं, तो बाल क्या है? संज्ञा, और लंबे उसकी विशेषता बतला रहा है। साहिल मोटा है, साहिल कैसा है? मोटा। रोहित का घर बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? बड़ा। चिड़िया के पंख सुंदर हैं, तो लंबे ने बाल की विशेषता बताई, मोटा ने साहिल की, बड़ा घर की और सुंदर पंख की। तो ये सारे शब्द विशेषण हैं। अब हम नीचे के प्रश्न की ओर जाएंगे। उचित विशेषण से तुम्हें मिलाना है। पानी कैसा है? ठंडा। खीर मीठी। कपड़ा 2 मीटर। दवाई कड़वी। इस तरह से शब्द और विशेषण को हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है? विशेषण शब्द जिन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो तुम इस प्रश्न में देखोगे ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द क्या हैं? विशेष्य। और ये क्या हैं? विशेषण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। तुम्हें क्या करना है? विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखने हैं। यहाँ पे क नंबर में हम देखेंगे यह विशेषण है, प्रॉप विशेष्य है, बाल यहाँ पे सुनहरे विशेषण है, बाल विशेष्य है, कुछ विशेषण है, लोग विशेष्य है, छठी विशेषण है, कक्षा विशेष्य है, बड़े विशेषण है, पत्थर विशेष्य है। उसके बाद
गीले विशेषण हैं, कपड़े विशेष्य हैं, नया विशेषण है, टेलीविज़न विशेष्य है। अब हम पुनः पढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। पत्ते और चाय के लिए कौन कौन से विशेषण शब्द आए हैं? हरे और गर्म। अब तुम एक बात यहाँ पे ध्यान दोगे कि बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है और बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाई जाती है। तो उन्हें क्या कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत और यहाँ पे भी बहुत प्रविशेषण है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। यहाँ तुम्हें विशेषण और प्रविशेषण को छांट कर लिखना है। किला बहुत पुराना था, यहाँ पे पुराना विशेषण है और बहुत प्रविशेषण। मेज काफ़ी ऊंची थी, ऊंची विशेषण है और काफ़ी प्रविशेषण। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे, ज़्यादा प्रविशेषण है और गीले विशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्रविशेषण है और अच्छी विशेषण है। तो इस तरह विशेषण के ये 6 भेद हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनके उदाहरण भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, इन विशेषणों पर आधारित ये 8वां प्रश्न है। विशेषण का भेद बताना है। मीता बड़ी चतुर है, यहाँ पे क्या लिखोगे? गुणवाचक विशेषण। 5 बच्चों ने गाना गाया, संख्यावाचक विशेषण। मैंने पहले ही विशेषण पर वीडियो बनाकर दिया था ताकि तुम जब इन अभ्यास प्रश्नों का हल करो तो तुम्हें आसानी हो। यहाँ पे कुछ किताबें संख्यावाचक विशेषण, 2 किलो आम परिमाणवाचक विशेषण, वह लड़की सार्वनामिक विशेषण, लाल फूल लाल गुणवाचक विशेषण, यह कमीज सार्वनामिक विशेषण, थोड़े से चने परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार हमने विशेषण के भेद यहाँ पे लिख लिए। इसमें जिस तरह से ये वाक्य लिखे हुए हैं इन्हें भी लिखना है। पुल बन रहा था, पुल बन रहे थे, फूल खिल रहा था, फूल खिल रहे थे। 10वां प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न है। इस बॉक्स में से तुम्हें क्या करती हैं, शब्द छांट कर लिखना है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तिथि सप्ताह में 1 बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, किए गए उपहार को मानने वाला कृतज्ञ। शब्दों के रूप लिखने हैं, इन्हें स्पेलिंग सही करके हम लिख लेंगे। इनके उत्तर तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है संज्ञा और सर्वनाम छांटने हैं। संज्ञा आम संज्ञा है और आप सर्वनाम। नेहा संज्ञा है, उसे सर्वनाम। वह सर्वनाम है, आगरा संज्ञा है, उन्होंने सर्वनाम है, गन्ने संज्ञा। अब हम उचित मुहावरे का प्रयोग करेंगे। अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सख्ते में आ गया। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया, चुरा लिया। उसके बाद सजीली का तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। इसमें तुम्हें अनुच्छेद लिखने हैं। ये जो चित्र तुम देख रहे हो इस पर आधारित, इस पर हम लिखेंगे अनुच्छेद। ये अनुच्छेद तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। आज की कक्षा में हमने सभी प्रश्न उत्तर कर लिए। इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। इन सब का आप उत्तर लिखेंगे अपनी बुक पर, कॉपी पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।